बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम वजाहत है और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एवोल्यूशनरी कंप्यूटिंग। एवोल्यूशनरी कंप्यूटिंग के अंदर बहुत सारे एल्गोरिथम्स आते हैं, तो उसमें हमारा जो प्राइमरी फोकस होगा इस वीडियो का दैट इज ऑन जेनेटिक एल्गोरिथम्स। तो इस वीडियो में हम लोग जेनेटिक एल्गोरिथम्स की वर्किंग को अंडरस्टैंड करेंगे और फिर इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम इसको किसी एग्जाम्पल के जरिए सॉल्व करके देखेंगे। तो आइडिया बेसिकली ये है, जैसे प्रीवियस वीडियोस में हम जब एआई की बात करते हैं तो हमेशा हम कहते हैं कि मशीन लर्निंग है, हमारे पास नॉलेज रिप्रेजेंटेशन एंड सो ऑन। इसी तरीके से एवोल्यूशनरी कंप्यूटिंग भी एक डिफरेंट एक सेपरेट सेट ऑफ टूल्स हैं एआई के अंदर, जो कि हमें बड़े डिफरेंट किस्म की अप्रोच प्रोवाइड करते हैं फॉर ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स। और ये टेक्निक है, ये इंस्पायर्ड है फ्रॉम बायोलॉजिकल एवोल्यूशन। एवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट आप लोगों ने किसी स्टेज के ऊपर सुना होगा, पढ़ा होगा साइंस के अंदर, या मूवीज में देखा होगा, या आपने अदरवाइज लोगों से सुना होगा। इसमें हम ये बात करते आ रहे थे कि इंसान जो सा है वो इवॉल्व हुआ है फ्रॉम वेरियस एब्स्ट्रक्शन जो लेयर्स हैं, फ्रॉम सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म टू मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, और फिर अकॉर्डिंगली हम लोग ये जो एवोल्यूशन का प्रोसेस था उसमें फिर इंसान जो था वो बन के सामने आया। तो बहरहाल एवोल्यूशन की और भी बहुत सारी थ्योरीज मौजूद हैं, डिस्क्रिप्शन मौजूद हैं। खैर, मगर जिन सब का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो यही है कि फंडामेंटली जो कॉन्सेप्ट है तमाम का वो ये है एवोल्यूशन का, कि किसी न किसी तरीके से एक जो जनरेशन है उसके जो बेस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, फीचर्स हैं, वो किसी तरीके से नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर हो जाते हैं, और जो नेक्स्ट जनरेशन होती है वो प्रीवियस जनरेशन से इवॉल्व होती है और वो बेस्ट होती है। और इसमें जो दूसरा जो कॉन्सेप्ट आता है वो है कि अमंग सो मेनी पोटेंशियल कैंडिडेट्स जो सिलेक्शन होती है वो उसकी होती है जो कि बेसिकली फिटेस्ट की है। इस चीज को आप इस तरह समझ सकते हैं कि जब आप लोगों ने अपनी यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लिया तो एडमिशन के वक्त आपके पास लेट से 4,000 बच्चों ने अप्लाई किया। तो 4,000 बच्चों ने अप्लाई किया और उसके बाद एक टेस्ट हुआ, और उस टेस्ट के बेसिस के ऊपर जिन लोगों की मेरिट लिस्ट लगी वो सिर्फ और सिर्फ लेट से 300 बच्चे थे। इसका मतलब ये हम ये कहेंगे कि 4,000 की पॉपुलेशन थी, 4,000 की पॉपुलेशन में से जो टेस्ट था वो बेसिकली देख रहा था कि वो सिलेक्शन क्राइटेरिया था, वो देख रहा था कि फिटेस्ट कौन है। उनमें से जो जो 400 फिटेस्ट लोग थे उनको एडमिशन मिल गया। फिर आप सेमेस्टर 1 में आए, सेमेस्टर 2 में आए, सेमेस्टर 3 में आए। सेमेस्टर 1 एक जनरेशन है, सेमेस्टर 2 सेकंड जनरेशन है, सेमेस्टर 3 थर्ड जनरेशन है, एंड सो फोर्थ। हर सेमेस्टर के एंड के ऊपर क्या होता है, आपकी फिटनेस एवेल्युएट होती है, जो कि आपका एग्जाम है बेसिकली। अच्छा, उसमें से भी जो बेस्ट होते हैं, फिटेस्ट होते हैं, उनके जीपीए हाई चला जाता है। जो लोएस्ट होते हैं उनके उनको ड्रॉप होते हैं या डीआई होना शुरू हो जाते हैं, और जो डबल डीआई हो जाते हैं वो टेक्निकली यूनिवर्सिटी से आउट हो जाते हैं और फिर उनको दोबारा से एडमिशन नहीं मिलता। तो वो क्या थे, वो लीस्ट फिटेस्ट थे। तो यहाँ पे जो आइडिया है वो ये है कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। अच्छा, एवोल्यूशनरी जो कंप्यूटिंग का या एवोल्यूशन का जो कॉन्सेप्ट है, जब हम बायोलॉजी से ले रहे हैं इंस्पिरेशन, तो यहाँ पर सिंपल इतना ही नहीं है कि वो बेस्ट की फिटिंग सिलेक्शन है। रादर इसमें एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग है, वो जेनेटिक्स है। जेनेटिक्स में हमें पता है कि हम बात करते हैं क्रोमोसोम्स की बात करते हैं, हम जीन्स की बात करते हैं, हम डीएनए की बात करते हैं। हम कहते हैं कि उसमें हमारे पास किसी तरीके से जो क्रोमोसोम्स हैं वो मौजूद हैं, उसमें हम जीन्स की बात करते हैं। अगर एक आदमी है, उसकी जो हाइट है, अगर वो 6 फीट है, तो ये बेसिकली उसकी जीन्स के अंदर चीज मेंशन्ड है, ये जीन्स में उसकी डेफिनेट मौजूद है। आपकी आंखें हैं, आंखें अगर आपकी लेट से ब्लैक हैं, ब्राउन है, ग्रीन है, तो ये चीज भी कहाँ पे डिफाइन हुई, आपके जीन्स में है। और जो ये जो जीन्स का जो पूरा जो सेट है, जो पूरी जो डेफिनेशन है, वो क्या बनाती है, यहाँ पे क्रोमोसोम बना रही होती है। तो बेसिकली वट एवर यू आर इज डिफाइंड इन योर जेनेटिक्स। तो बेसिकली आइडिया ये है एवोल्यूशन का फ्रॉम बायोलॉजिकल इंस्पिरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि हमारे पास जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, यानी इस हिसाब से अगर मैं बात करूं और मैं कहता हूं कि मेरे पास ऑरेंज है जो खाने वाला है, आपके पास फ्रूट है ऑरेंज, ठीक है जी, वो जो ऑरेंज है आपका, उसका कलर है वो ऑरेंज है, चले फ्रूट का नाम ऑरेंज है, उसका कलर ऑरेंज है, उसकी उसकी शेप स्फेरिकल है, उसके अपनी एक स्वीटनेस है, उसकी एक मिठास है, एंड सो फोर्थ। तो ये सब कुछ जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसकी, वो सब के सब कहाँ डिफाइन है, उसके जीन्स के अंदर है। तो अगर मैं इसको किसी तरीके से उसकी जीन्स की वैल्यूज को मॉडिफाई कर दूं तो क्या होगा कि इस ऑब्जेक्ट की, इस फ्रूट की या इस आदमी की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो भी क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी। अच्छा, ये सारे कॉन्सेप्ट बड़े इंटरेस्टिंग नजर आते हैं हमें जब हम लोग ह्यूमंस के अंदर बात करते हैं, मगर दिस सीम्स वेरी लाइक
फॉर सम पीपल इट माइट सीम टू बी वेरी इम्पॉसिबल कि क्या मशीन्स में भी ये जेनेटिक्स आ सकती हैं कि नहीं आ सकती हैं. दिस इज रियली इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट. बेसिकली जैसे मैं अभी शुरू में मैंने बात की कि ये सारी प्रॉब्लम जो सोल्यूशन है किस चीज का है, ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स का है. ऑप्टिमाइजेशन से मुराद बड़ा कुछ है, इसमें बहुत कुछ कवर हो जाता है ऑप्टिमाइजेशन से. तो इसके ऊपर मैं बाद में बात करता हूँ कि ऑप्टिमाइजेशन से में क्या कुछ कवर होता है. मगर जहां तक बात यह है कि हमारे पास कंप्यूटर्स के ऊपर, मशीन्स के ऊपर भी चीज एप्लीकेबल है या नहीं. यस, आप सिर्फ डेटा के ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते, आप सॉफ्टवेयर के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं, आप इवन के हार्डवेयर के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं. लेट्स से मैं आपको ऐसे समझाता हूं कि हमने जब बायोलॉजिकल एवोल्यूशन के कॉन्सेप्ट को लिया और दूसरी तरफ से हमने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स को लिया और हमने जब इन दोनों को मर्ज किया तो हमारे पास एक नई डोमेन बन के सामने आती है जिसको हम लोग कहते हैं एवोल्यूशनरी हार्डवेयर, एवोल्यूशनरी इलेक्ट्रॉनिक्स है. पूरी की पूरी डोमेन मौजूद है. ये देखिए, मैं अगर आपके लिए इसकी एक डेफिनेशन खोलता हूँ विकिपीडिया के ऊपर सिर्फ आपको एक आइडिया देने के लिए, तो इसको देख के आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके से हम बात कर रहे हैं. हम ये कह रहे हैं कि ये एवोल्यूशनरी हार्डवेयर एक ऐसी फील्ड है कि जिसमें हम लोग किसी किस्म की मैनुअल इंजीनियरिंग की जरूरत ही नहीं है. आप कोई इंजीनियर बिठाने की जरूरत ही नहीं है कि वो आपके लिए नई नई डिजाइन बनाए. आप सिंपल क्या करें, आप सिंपल एवोल्यूशनरी एल्गोरिथम्स को कहें, उसको अपनी रिक्वायरमेंट दें, उसको बोलें यार कि मुझे एक इस तरह का हार्डवेयर चीज का डिजाइन दे दो. तो ये जो जेनेटिक्स है जिसको हम लोग लेके जा रहे हैं एआई के थ्रू मशीन्स के अंदर, विद हेल्प ऑफ दिस थिंग यू कैन एक्चुअली बिल्ड अ न्यू इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स. वो सिस्टम्स ऐसे होंगे जो कि इंजीनियर्स ने उनकी इंजीनियरिंग नहीं की होगी और वो सबके सब बेसिकली रिकॉन्फिगरेबल हार्डवेयर के ऊपर डेवलप होंगे. विच मीन्स कि जो हार्डवेयर है, जैसे मौसम बदलने के साथ, वक्त बदलने के साथ हमारे बाल हैं वो ग्रे होना शुरू हो जाते हैं. इसका मतलब क्या है कि एक्सटर्नल चेंजेस, इंटरनल चेंजेस की वजह से हमारी बॉडी क्या हो रही है, वो इवॉल्व हो रही है, अपने आप को रीराइट कर रही है. इसी तरीके से ये जो हार्डवेयर है, ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स है, ये भी अपने आप को क्या कर सकता है, रिकॉन्फ़िगर कर सकता है एज द एनवायरनमेंट चेंज, एज देयर इकोसिस्टम चेंजेस. ये जो सर्किट्स हैं, ये हार्डवेयर जो है, ये भी अपने को इवॉल्व कर सकता है. तो मैं अगर ये कहूं कि देखिए, अब ये जो बड़ी इंटरेस्टिंग बात गौर सुनिएगा कि इफ आई हैव a parent hardware, they can reproduce an offspring hardware or a child hardware. This seems very odd for some people, but this is really a very important concept. देखिए, जैसे मैंने हमेशा बात करता हूं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब ये नहीं है कि आपने एमएल कर लिया है. एमएल तो यार एक छोटा सा एक कंपोनेंट है एआई के अंदर, वेरी स्मॉल कंपोनेंट. यस, अ वेरी सिग्निफिकेंट कंपोनेंट. ठीक है ना, a very significant component but a small component in the domain of artificial intelligence or computational intelligence. जब हम इंटेलिजेंस की बात करते हैं तो इट्स टू मच. इट्स नॉट ओनली लर्निंग, इट्स नॉट ओनली अडेप्टेशन, इट्स एवोल्यूशन आल्सो. अ सिस्टम मस्ट इवॉल्व वन वे और द अदर वे. एनवायरनमेंट के चेंज होने के साथ साथ उसकी फिजिकल, उसकी मेंटल जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनको चेंज आना चाहिए. वो अपना जो इंटरनल कोड स्ट्रक्चर है उसको रीराइट कर सके. ये पॉसिबल नहीं है जब तक उसमें एवोल्यूशन ना हो. ठीक है, तो इस हवाले से इसका मतलब क्या हुआ कि इफ वी गेट इंस्पिरेशन फ्रॉम बायोलॉजिकल एवोल्यूशन, तो वी कैन डिवाइस सर्टेन एल्गोरिथम्स, सर्टेन इंजीनियरिंग आर्टिफैक्ट्स, जिसके जरिए हम लोग क्या कर सकते हैं, हार्डवेयर भी इवॉल्व कर सकते हैं. अच्छा, इसी तरीके से एज सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हम लोग कहते हैं कि हम लोग सारी उम्र कोड लिखते रहेंगे. ये जेनेटिक प्रोग्रामिंग एक पूरी डोमेन है एवोल्यूशन कंप्यूटिंग के अंदर. इसमें ऑटोमेटेड प्रोग्रामिंग होती है. देखिए, ये सिंस 2007 से ये पूरा जो सा है, इसकी लास्ट अपडेट है यहाँ पे है. उसके बाद दूसरी वेबसाइट्स खुल गई और डोमेन शिफ्ट हो गई. मगर यहाँ पे आपको ये दिखाने का मकसद ये है कि दिस वाज द इनिशियल वर्क डन इन द डोमेन ऑफ जेनेटिक प्रोग्रामिंग. और जब इनिशियल वर्क हुआ था उस वक्त 36, ये देखिएगा, 36 instances were genetically programmed. Programming has automatically produced a result that is competitive with human performance. और जो बड़ी इंटरेस्टिंग है वो ये है कि 15 instances were where genetic programming has created an entity that either infringes or duplicates the functionality of previous patents. आम सॉफ्टवेयर की बात नहीं हो रही है, उनकी बात हो रही है जो 20वीं सदी की जो इन्वेंशंस थी उनके मुकाबले के वो कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट्स थे. 36 में से 6 ऐसे थे जो कि 21वीं सदी के मुकाबले के थे और 2 ऐसे थे जो कि बेसिकली जेनेटिक प्रोग्रामिंग ने खुद क्या की है, न्यू इन्वेंशंस की हैं.
पेटेंट्स हैं उनकी अपनी। देखो यार, अक्सर ये लोग कहते हैं एआई कभी क्रिएटिव नहीं हो सकती। अरे भाई, कौन कहता है क्रिएटिव नहीं हो सकती? आप एआई को पहले एआई के तौर पे देखे तो सही। खाली एमएल अप्लाई कर देने से या खाली नॉलेज रिप्रेजेंटेशन कर देने से नहीं। एआई इज अ कंप्लीट कम्बो बॉक्स। आप वो सब कुछ मिक्स करना है, देन यू कैन एक्चुअली कम अप टू द लेवल ऑफ आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, जिसकी हम हमेशा अक्सर बात करते हैं। तो यहां पर देखें कि यहां पर वी हैव टू इंस्टांसेस जहां पर जेनेटिक प्रोग्रामिंग ने पेटेंट्स क्रिएट किए अपने लिए। और ये आपके पास 2007 से पहले हो चुका हो। उसके बाद अब आप जाके आगे देखेंगे तो आगे और बहुत सारी इस तरह की जो कम्युनिटीज हैं वो खुल गई हैं और बड़ा काम अब हो रहा है जेनेटिक प्रोग्रामिंग के अंदर भी, और एंड सो फोर्थ। इसी तरीके से हमारे पास जेनेटिक एल्गोरिथम्स हैं जो कि डाटा के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। इनको आप समझ सकते हैं कि ये जो जेनेटिक एल्गोरिथम्स हैं इनमें लर्निंग एबिलिटी है। तो ये समझ लें कि ये वो एरिया जहां पे आपके पास एवोल्यूशनरी कंप्यूटिंग और मशीन लर्निंग दोनों क्या हो जाते हैं, ओवरलैप होना शुरू हो जाते हैं, मर्ज होना शुरू हो जाते हैं। आप एमएल के बजाय इनके जरिए भी आप मॉडल बना सकते हैं। और मैं आपको चीज बड़ी इंटरेस्टिंग बताता हूँ। जैसे हम लोगों ने प्रीवियस वीडियोस में बात की थी कि हमारे पास न्यूरल नेटवर्क्स हैं और उसमें या मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स हैं। तो इसमें हमारे पास इश्यूज आते हैं कि जी हमारा अल्फा क्या होगा, हमारे इनके नंबर ऑफ न्यूरॉन्स कितने आएंगे हिडन लेयर्स के अंदर, हिडन लेयर्स कितनी होंगी, कौन सा आर्किटेक्चर होगा। मशीन लर्निंग के और भी जो एल्गोरिथम्स उनके भी हाइपर पैरामीटर्स होते हैं, उनकी वैल्यूज क्या रखें क्या ना रखें, हमेशा प्रॉब्लम होता है। वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड सोल्यूशन फॉर दिस ऑल्सो। बजाय कि आप खुद क्या करें, अपने आप को परेशान करें और सब कुछ करें, यू सिंपली आस्क द जेनेटिक एल्गोरिथम टू गिव यू अ मशीन लर्निंग मॉडल। तो बजाय कि आप वो सारे पैरामीटर्स खुद सेट करें, लेट जेनेटिक एल्गोरिथम ऑप्टिमाइज इट फॉर योरसेल्फ। क्योंकि वो जो हाइपर पैरामीटर्स आप सेट करते थे, क्यों करते थे भाई? ताकि आपका मॉडल क्या हो जाए, ऑप्टिमाइज हो जाए। जैसे मेरी प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने आपको टेंसरफ्लो के अंदर मैंने आपको एक न्यूरल नेटवर्क बना के दिखाया। तो उसमें मैंने मैंने उसमें टेंसरफ्लो के अंदर ऑप्टिमाइजेशन के वक्त कुछ चीजें हमने सेट की। हमने कहा जी अच्छा ऑप्टिमाइजेशन प्री डिफाइंड हमने रख लिया, आइटम रख लिया, जो भी आप चाहते रख लें। मगर क्या हुआ कि उसके अंदर भी लाजमी नहीं कि एक जो आपने सेट किया उसी से आपका मॉडल ट्रेन हो जाए। अगर वो ट्रेन ना हो तो आप कोई और ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक अप्लाई करेंगे। जाके ये करने के यू सिंपली आस्क जेनेटिक एल्गोरिथम टू ऑप्टिमाइज इट फॉर योरसेल्फ। अच्छा, अब क्वेश्चन यहां पे ये आता है कि अगर चीजें इतनी सिंपल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, तो फिर हर कोई क्यों नहीं कर लेता? देयर इज अ कैच, इट्स वेरी एक्सपेंसिव। जेनेटिक एवोल्यूशन कंप्यूटिंग इज हाईली एक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव इन टर्म्स ऑफ कि देखें, अभी आप डीप लर्निंग मॉडल ट्रेन करना होता है तो आपके पास जीपीयूज की जरूरत पड़ जाती है, आपके पास हार्डवेयर रिसोर्सेज नहीं होते हैं। मगर जब आप ये भी बीच में ले आएंगे जेनेटिक एल्गोरिथम और आप कहते हैं कि मेरा डीप लर्निंग मॉडल को जेनेटिक एल्गोरिथम के जरिए क्या करो, ऑप्टिमाइज करो, देन यू नीड अ लॉट ऑफ कंप्यूटिंग रिसोर्सेस। इसलिए ये आपको इतना कॉमन नजर नहीं आता। छोटी मोटी प्रॉब्लम्स के तो ठीक हम कर सकते हैं, मगर यकीनन अक्सर ये जो बात होती है लोगों से, जो बात होती है तो अक्सर लोग सवाल करते हैं यार आपको दो कंप्यूटर तो चाहिए काम करने के लिए। यार आप जब ये बात समझेंगे, जब हम एआई की बात करें तो कह रहे हैं तो इट्स नॉट अबाउट पुटिंग टू कंप्यूटर्स और वन जीपीयू ओवर देयर, यू नीड a lot of computing resources। ठीक है, lot of computing resources ताकि आप उस लेवल की जो एआई है वो जनरेट कर सके। बहरहाल इस पे हम बात करते रहेंगे। तो अब यहाँ पे जो पॉइंट हुआ वो ये हुआ कि एवोल्यूशन कंप्यूटिंग इज अ क्लास और इज अ सेट ऑफ एल्गोरिथम्स एंड टूल्स एंड टेक्निक्स जो कि बायोलॉजिकल एवोल्यूशन से क्या है, इंस्पायर्ड है। और बायोलॉजिकल एवोल्यूशन से मुराद ये है कि हम लोग बीच में जेनेटिक्स लेके आएंगे। ठीक है, जेनेटिक्स के जरिए जेनेटिक्स को इस्तेमाल करते हुए कंप्यूटिंग के अंदर हम लोग एक एक मॉडल से दूसरा मॉडल, दूसरे से तीसरा मॉडल जनरेट करवा सकते हैं। पेरेंट मॉडल से हम लोग चाइल्ड मॉडल जनरेट करवा सकते हैं। जैसे मेरे पेरेंट्स हैं तो मैं उनका ऑफस्प्रिंग हूं, मैं उनका चाइल्ड हूं। ठीक है, अब मैं पेरेंट हूं तो मेरे आगे मेरे अपने बच्चे हैं तो वो मेरे ऑफस्प्रिंग्स हैं, मेरे चाइल्ड हैं। तो बेसिकली अगर मैं अपने बच्चों की बात करूं तो मेरे फादर से लेके मेरे बच्चों तक ये 3 जनरेशन है। फर्स्ट जनरेशन मेरे फादर की थी, सेकंड जनरेशन मैं हूं, और फिर मेरे बच्चे जो से हैं ये क्या हो गए, थर्ड जनरेशन हो गए। तो क्या हो रहा है कि मेरे अंदर मेरे फादर के कुछ ट्रेड्स हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि जेनेटिकली ट्रांसफर हुए हैं। मेरे वालदा के ट्रेड्स हैं जो कि जेनेटिकली ट्रांसफर हुए हैं। इसी तरीके से जो मेरे बच्चे हैं उनके अंदर भी क्या हुआ कि मेरे और मेरे वाइफ के जो ट्रेड्स हैं, जेनेटिक्स हैं, वो ट्रांसफर हो रहे हैं। तो बेसिकली दिस इज व्हाट वी मीन बाय जेनेटिक एवोल्यूशन के पेरेंट्स से चाइल्ड की तरफ दिए जो उनके बेस्ट फीचर्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो ट्रांसफर होना शुरू होते हैं। अब हमने यही जो इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है ऑफ जेनेटिक्स, अब हम कहां लेके चले जाएंगे, मशीन्स के अंदर, और देखेंगे किस तरीके से आपके जो
डाटा स्ट्रक्चर्स है बेसिकली। देखिए आ जाके तो सबको डाटा स्ट्रक्चर्स ही है, ये बात तय है। आप प्रोग्राम लिख रहे हैं वो भी डाटा स्ट्रक्चर ही है, आप उसमें फिर डाटा स्ट्रक्चर बना रहे होते हैं, डेटाबेसेस भी डाटा स्ट्रक्चर्स है, एवरीथिंग इज एट द एंड ऑफ द डाटा स्ट्रक्चर। तो ये जो डाटा स्ट्रक्चर्स है किसी भी, ये भी डाटा स्ट्रक्चर ये देखा जाए तो, सर्किट्स भी डाटा स्ट्रक्चर्स हैं, प्रोग्राम्स भी डाटा स्ट्रक्चर्स हैं, एल्गोरिथम्स के अंदर यूज होने वाला जो डेटा है वो भी किसी न किसी फॉर्म में डाटा स्ट्रक्चर है। तो ये जो डाटा स्ट्रक्चर्स हैं फ्रॉम वन पेरेंट डाटा स्ट्रक्चर टू दी अदर डाटा स्ट्रक्चर आप कैसे जनरेट कर सकते हैं। अभी आपके आगे मेटाफोर्स हैं कि आप उसको एवोल्यूशन हार्डवेयर की तरफ ले जाते हैं इन टर्म्स ऑफ एप्लीकेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन, आप उसको जेनेटिक प्रोग्रामिंग में ले जाते हैं या एल्गोरिथम में ले जाते हैं। बेस लाइन यही है कि हाउ कैन वी मैप द बायोलॉजिकल इंस्पिरेशन इनटू एल्गोरिथम्स। ठीक है, इस पर बात करते हैं। अच्छा जी, अब इसको करने के लिए हम इस तरह देखते हैं। अच्छा जी, इसको ऐसे समझते हैं कि ये जो ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम है, और जैसे भी मैंने कहा कि रिप्रेजेंटेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, ये क्या होगी, इसको अंडरस्टैंड करें। देखिए जो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि हमने जब वर्ड इस्तेमाल करें जेनेटिक्स के, तो अब हम देखते हैं कि जो चीज बायोलॉजी में इस्तेमाल होने वाले हैं टर्मिनोलॉजीज हैं, उनको हम लोग रियल लाइफ में कैसे मैप करेंगे। तो हम लोग जब एवोल्यूशन की बात करते हैं, जेनेटिक्स की बात करते हैं, तो उसमें दो बड़ी अहम टर्म्स हैं। ह्यूमन बॉडी के अंदर ये जो सारी इंफॉर्मेशन है जेनेटिक्स की, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं दो तरीकों से। एक को हम कहते हैं फिनोटाइप और एक को हम लोग कहते हैं जीनोटाइप। फिनोटाइप और दूसरा क्या है हमारे पास, जीनोटाइप्स। तो हम जब मैपिंग करते हैं कंप्यूटर साइंस में, तो हम कहते हैं कि फिनोटाइप्स क्या है, फिनोटाइप्स वो रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है, जो कि रियल वर्ल्ड की सिचुएशन स्पेस के अंदर है। मिसाल के तौर पे अगर आप देखें कि आपके पास ये दो गाड़ियां हैं, ठीक है जी, एक गाड़ी ये है जो कि इस समय आगे है और ये वाली गाड़ी पीछे है। इस गाड़ी ने, ब्लू वाली गाड़ी ने क्या करना है, इस गाड़ी को ओवरटेक करना है, ठीक है। अब इसको ओवरटेक करने के लिए इस गाड़ी को क्या करना पड़ेगा, इसको अपनी स्पीड इंक्रीज करनी पड़ेगी, अपनी एक्सेलरेशन बढ़ानी पड़ेगी। जब वो एक्सेलरेशन बढ़ाएगा तो क्या होगा, वक्त के साथ साथ वो उसके करीब आएगा और फिर वो मैक्सिमाइज होता हुआ उससे आगे जाना शुरू होगा और फिर उसे क्रॉस कर जाएगा। अब देखो तो इसके अंदर क्या हो रहा है, इसके अंदर मल्टीपल चीजें आ रही हैं। तो बेसिकली ये जो मैंने आपको जो रियल वर्ल्ड डिस्क्रिप्शन दी है, मेरी रियल वर्ल्ड डिस्क्रिप्शन क्या थी कि देयर इज अ ब्लू कार हु वांट्स टू ओवरटेक दिस ग्रीन कार। उसके लिए ब्लू कार को अपनी एक्सेलरेशन को इंक्रीज करना है, इस तरीके से इंक्रीज करना है कि ब्लू कार की एक्सेलरेशन जो सी है वो ग्रीन कार के एक्सेलरेशन से मैक्सिमाइज हो जाए। तो ये क्या है, ये जो डिस्क्रिप्शन है ये रियल वर्ल्ड डिस्क्रिप्शन है। इसको मैं सिंपल वर्ड से एक लफ्ज में कहूंगा जी कि ब्लू गाड़ी ने सब्ज गाड़ी को ओवरटेक करना है। तो इसका मतलब क्या है कि ओवरटेक करने वाली जो बात है, ये चीज क्या होगी, हमारी हमारी फिनोटाइप डिस्क्रिप्शन हो गई। तो ये जो मैंने आपको बना के दी है रिप्रेजेंटेशन, ये बेसिकली क्या है, मेरी फिनोटाइप है। अच्छा, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, ये भी फिनोटाइप बन जाएगी समथिंग लाइक दिस, कि मैं अगर ये कहता हूं कि ब्लू कार एक फंक्शन है, इसको मैंने बी से रिप्रेजेंट कर दिया, और फंक्शन किसका है, एक्सेलरेशन का। फिलहाल सिंपल लेते हैं हम लोग, ये ग्रीन कार ये भी एक फंक्शन है, और ये फंक्शन किसका है, ये भी एक्सेलरेशन का है, ग्रीन कार का। तो हम क्या चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि जो ब्लू कार है वो मैक्सिमम हो जाए या बराबर हो जाए किसके, जी के। यानी हमें ए की ऐसी वैल्यू चाहिए कि ये वाला फंक्शन जो सा है यहां तो इसके क्या हो जाए, करीब करीब बराबर बराबर हो जाए, या उससे क्या हो जाए, मैक्सिमम हो जाए। तो ये भी अभी मैंने क्या दिया आपको, मैंने अभी भी आपको ये जीनोटाइप डिस्क्रिप्शन दी है, किसकी, अपनी इस रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम की। अच्छा, अब जैसे मैं शुरू बात की है, आपने कभी जिंदगी में अगर पढ़ा हो बायोलॉजी के अंदर कि हमारे पास जीन्स होते थे, और आपको अगर नहीं याद तो पहले मैं आपको ऐसे समझाता हूं कि क्रोमोसोम्स क्या होते हैं और जीन्स वगैरह कैसे होते हैं। तो ये देखें कि ये मेरे पास मिसाल के तौर पे एक क्रोमोसोम है, ये रेड वाला एक क्रोमोसोम है, तो मैं इसको कहता हूं कि ये क्रोमोसोम है। आप इसको कंप्यूटर की जुबान में समझ सकते हैं कि इट्स एन एरे ऑफ जीन्स, चलें ऐसे कह लें। अब इसमें होता ही है कि अगर एक आदमी है, ठीक है जी, उसकी हाइट है, तो इसमें ये जो एक ब्लॉक बना हुआ है ये एक जीन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एक है, एक जीन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब मैं ये कहता हूं जी कि इस आदमी की जो आंखें हैं वो ब्लू हैं, चलें जी, आईज ब्लू है। उसका मतलब क्या हुआ कि इसमें एक जीन है जो कि किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आईज को रिप्रेजेंट कर रहा है, और उसके आईज क्या हो गई, ब्लू हो गई। अच्छा जी, इसके अंदर एक जीन है जो कि बेसिकली ये बता रहा है कि इसकी जो हाइट है वो बेसिकली क्या है, 6.66 फीट है मिसाल के तौर पे। उसकी हाइट ज्यादा होगी, लंबी होगी, क्या होगी, ये भी इसमें आ गई।
इसके जो बाल हैं वो लेट से हमारे पास ब्लैक हैं, ब्लू हैं, क्या है, तो ये आप इसके बाल लगा दिए इधर। अभी जो बाल हैं इसके, इसको मैंने क्या कह दिया, हेयर कह दिया। तो ये जो हेयर है इसके, इसकी एक सेपरेट जीन हो गया, और ये जीन जो सी है इसमें जो कलर आ रहा है वो क्या है, ब्लैक है। ठीक है जी। तो ये क्या है, ये क्रोमोसोम है जो कि आपके कैरेक्टरिस्टिक्स डिफाइन कर रहा है, ठीक है, एज ए ह्यूमन बीइंग के। अब इसके सॉरी इसके इस केस में अगर मैं फिनोटाइप कहूं तो मेरे को यार वो आदमी है ना, वो लंबा है, उसका कद लंबा है, वो लंबी हाइट का आदमी है। मगर जब मैं उसके जीनोटाइप में जाऊंगा तो मैं क्या कहूंगा, मैं कहूंगा उसके एक जीन है, और उसके जीन के अंदर किसी किस्म के उसके अंदर जो जेनेटिक कोड है, उसका जो बेसिकली उसका जो क्या है, जेनेटिक कोड जो सा है, उसका जो जेनेटिक कोड है, वो जो कलर बना रहा है वो क्या है, वो ब्लैक है, वो जो भी कोड है। ठीक है, वो ये पूरी एक सेपरेट डिस्क्रिप्शन है कि आपके पास जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस हैं वो कैसे ये डिफरेंट कोडॉन्स और ये बनाते हैं, हम सिर्फ नहीं जा रहे, मगर हमें इसमें ये समझने की जरूरत है कि जीन्स क्या है, इट्स 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 अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स, और वो जो एक वेरिएबल है जीन का, उसमें जो वैल्यू पड़ी होती है वो आपकी ट्रेड्स को डिस्क्राइब कर रहा होता है। जैसे यहाँ पे बालों का कलर क्या हो गया, ब्लैक हो गया, हाइट क्या है, ये हमारा हमारा फिनोटाइप है रोजमर्रा की जिंदगी में हम बता रहे हैं। ये जो फिनोटाइप की बात कर रही, मैं जेनेटिक एलिमेंट्स के पॉइंट से एक्सप्लेन कर रहा हूं आपको, ठीक है ना। बायोलॉजिकली इसमें थोड़ा डिफरेंट बहुत वेरिएशन आएगी। तो हम क्या बात कर रहे थे कि भी वो हमने कहा वो लंबा आदमी लंबा है, तो मगर जीनोटाइप में उसकी एक जीन में क्या पड़ी होगी, इंफॉर्मेशन पड़ी होगी। इसी तरीके से कमिंग बैक टू आवर दिस कार एग्जांपल, अब इस केस में क्या है, अगर मैंने कहा है कि ये जो गाड़ी है इसका इसमें इस वक्त इस ब्लू कार की जो एक्सेलरेशन है वो लेट से क्या है, वो आपके पास इस वक्त 5 किलोमीटर पर लेट से क्या है सेकेंड है। या इस केस में क्या होगा, 5 लिखा मैंने, तो इसका मतलब है कि इस केस में जो एक्सेलरेशन है वो इसकी 5 है। अब मैं अगर ये कहता हूं कि मेरे जो जीन्स हैं वो बिट वाइज रिप्रेजेंटेशन है कर रहा हूं, मैं जीन्स की मैं क्या कर रहा हूं, बिट वाइज उनको मैं बना रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो मैं ये कह दूंगा कि मेरी पहली बिट ये है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। 5 का बाइंडिंग कोड क्या होता है, 5 का बाइंडिंग कोड होता है 101। तो यहां 1 आ गया, यहां 0 आ गया, यहां 1 आ गया, बाकी क्या हो गए, 0 हो गए। इसका मतलब है ये मैं ये कहूंगा जेनेटिकली कि इसका पहली जीन ऑन है, दूसरी जीन इसकी लेट्स से क्या है, ऑफ है, थर्ड जीन इसकी ऑन है, बाकी तमाम जीन्स इसकी लेट्स से क्या है, ऑफ है। अब ये हुआ अब ये हुआ कि गाड़ी थोड़ी सी स्टेज के ऊपर आ गई, और जो इसकी एक्सेलरेशन थी वो लेट से क्या होगी, 5 से बढ़ के लेट से आपके पास क्या हो जाती है, 8 हो जाती है, 8 यूनिट्स हो जाती है। इसका मतलब क्या हो गया कि अब ये 8 है, इसकी रिप्रेजेंटेशन क्या बनेगी, 0 0 0 1 1 2। ठीक है जी। तो क्या हो जाएगा, ये अब पहली बिट 0 हो गई, 0 हो गई, ये भी 0 हो गया, और ये क्या हो गया, अब आपके पास 1 हो गया। तो इस तरीके से क्या तैयार है कि मैं क्या कर रहा हूं कि एक्चुअली मेरी जो बिट वाइज रिप्रेजेंटेशन है उनको मैंने क्या कह दिया, जीन्स। तो स्ट्रिंग एक तरीका ये देखने का अच्छी से कि मैंने क्या कर दिया, मैंने बिट वाइज कर दूं रिप्रेजेंटेशन, तो मेरे जीन्स बन जाएंगे। तो जो पूरी जो अरे है ऑफ दिस बिट स्ट्रिंग, उसको मैंने क्या कह दिया, क्रोमोसोम कह दिया। लेकिन इट्स ऑल अबाउट रिप्रेजेंटेशन कि ये कोई, क्योंकि जैसे मैंने पहले बात की कि असल जो चीज है वो क्या है, एल्गोरिथम से पहले तो उसकी रिप्रेजेंटेशन है कि हम किस तरीके से अपनी कंप्यूटर साइंस की प्रॉब्लम्स को रिप्रेजेंट करेंगे बायोलॉजिकल टर्म के अंदर। तो हमने क्या देखा, हमने ये देखना है, बात गौर से देखा, हमने क्या देखना है, हमने हर रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को उसके एक मैथमेटिकल इक्विवेलेंट में देखना है, और फिर उसमें पास होने वाले जो मेरे पैरामीटर्स हैं उस मैथमेटिकल इक्वेशन के अंदर, जैसे मैंने कहा कि ओवरटेकिंग की प्रॉब्लम को मैं सिंपल क्या कह सकता हूं मैथमेटिकली, इट इज अ फंक्शन ऑफ मैक्सिमाइजेशन। कि मैं कह रहा हूं कि फंक्शन बी है, उसको मैं अंदर मैंने ए की वैल्यू एक्सेलरेशन को इस तरह सेट करना है कि वो इस जी से क्या हो जाए, मैक्सिमाइज हो जाए। फाइन। दूसरा तरीका ये है कि अगर ये ग्रीन वाली गाड़ी खुद चाहती है कि ब्लू वाली गाड़ी आगे चले जाए, तो उसने क्या करना है, अपने आप को मिनिमाइज करना है ताकि बी वाला क्या हो जाए, मैक्सिमाइज हो जाए। ठीक है।
तो इस तरीके से जो पैरामीटर्स होंगे आपके इन फंक्शंस के अंदर, उनको हम किस ना किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे अपने जीनोटाइप के अंदर, यानी क्रोमोसोम्स के अंदर। अभी क्योंकि मैंने एग्जांपल ली है, इसमें सिर्फ एक वेरिएबल लिया था मैंने, तो मैंने आसानी के लिए क्या कर दिया, उस वेरिएबल की वैल्यू को 5 को और 8 को मैंने बाइनरी में कन्वर्ट करके वहां लिख दिया। एक तरीका ये है। एक एग्जांपल और देखते हैं इसी चीज के लिए। फर्स्ट करते हैं कि मेरे पास अब जैसे ये आ गया फंक्शन, मेरे पास फिनोटाइप में मैंने रिप्रेजेंट कर दिया ए बी सी डी ई, एक फंक्शन एफ है जो कि इन 5 पैरामीटर्स पे बेस कर रहा है, और इस फंक्शन की जो वर्किंग है वो ये ए प्लस बी किया मैंने, फिर ए माइनस सी ये किया, फिर मैंने इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, एक इक्वेशन है। और मैं चाहता हूं कि ए बी सी डी ई की वैल्यू क्या होगी कि इस फंक्शन का जो रिजल्ट है वो नियरली इक्वल टू क्या हो जाए, 129 हो जाए। अच्छा जी, अब देखिए ये लाजमी नहीं है कि मुझे एग्जैक्ट 129 मिले, क्योंकि ये सब के सब प्रॉब्लम्स कंप्यूटेशन की है। और मैंने आपको शुरू में भी मैंने ये बात बताई है, कई बार ये बात का जिक्र किया है कि जब भी वर्ड कंप्यूटेशन का आ जाए, ये बात अपने साथ बांध लें कि वो एरर फ्री नहीं हो सकती, उनमें हमेशा एरर रहेगा। वो जो एरर है वो रिलेटिव है, एब्सोल्यूट है, जो भी है एरर हमेशा रहेगा। इसलिए ये हो सकता है कि मैं यहां पर ये कह दूं कि देयर इज अ टॉलरेंस ऑफ प्लस माइनस 1। मतलब यह है कि अगर इसकी जो वैल्यू है, सॉरी इसकी जो पूरी की पूरी वैल्यू है वो अगर 130 आ जाए मैं तब भी आई एम हैप्पी, अगर इसकी वैल्यू 128 आए तब भी आई एम वेरी हैप्पी, मगर अगर इसकी वैल्यू एग्जैक्टली 129 आ जाए तो आई एम टू मच हैप्पी। ठीक है, मेरे लिए और क्या चाहिए, परफेक्ट ऑप्टिमाइजेशन हो जाएगी मेरे सिस्टम की। अब क्वेश्चन ये आता है कि मेरे पास इक्वेशन है ही एक, इस तरह के सवाल आपने बचपन में कभी किए होंगे, मैट्रिक में, एफएससी वगैरह में, तो वहां पे आपको और भी इक्वेशन दी जाती होंगी, फिर आपको कहा जाता है कि सॉल्व करें। अब यहाँ पे एक इक्वेशन भी है कि अब क्या करें, ए बी सी डी ई की वैल्यू चाहिए। सिंपल, मैं क्या करूंगा, मैं ये करूंगा कि मेरे पास यहाँ पे जितने वेरिएबल्स हैं, मैं हर वेरिएबल को एक जीन के तौर पे ले लूंगा। तो मैं ये कह दूंगा ये मेरा वेरिएबल ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया, और इसी तरीके से ई हो गया। इस कैसे मुझे 1 2 3 4 5 मुझे क्या चाहिए, जीन्स चाहिए, और ये मेरा क्रोमोसोम होगा, दिस विल कंसिस्ट ऑफ 5 जीन्स बस। तो ये भी तो मैं खाली किसकी बात कर रहा हूं, हाउ टू रिप्रेजेंट योर रियल लाइफ प्रॉब्लम्स इनटू जीनोटाइप प्रॉब्लम्स। तो मैंने क्या कर दिया, इसको ऐसे कर दिया। ठीक है, जैसे मैंने पहले बात की है कि आइदर आप क्या करेंगे, किसी फंक्शन को किसी और फंक्शन के बराबर करेंगे, बड़ा करेंगे, उसको से छोटा कर देंगे, इक्वल कर देंगे, ये कर देंगे, नियर इक्वल टू कर देंगे, कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक और एग्जांपल आ गई। अब देखिए इसमें क्या था, इसके अंदर मैंने कोई बाइनरी कमीशन, अब सवाल ये आता है कि ये ए बी सी डी की वैल्यू तो रियल नंबर्स में होगी या इंटीजर्स में होगी। अच्छा, इस केस में अब क्या करें, क्या मैं इस ए को उसके बाइनरी में कन्वर्ट करूं या ना करूं, ये देखिए ये आप पे डिपेंड करता है। दो तरीकों से वर्केबल है। प्रीवियस एग्जांपल जो मैंने आपको पिछली स्लाइड में दी थी, मैंने उसमें ए को कन्वर्ट किया था उसके बाइनरी के अंदर। ठीक है, क्योंकि मेरे पास एक ही वेरिएबल था। ये लाजमी नहीं है, मतलब आपकी चॉइस है। अब यहां पर मैंने क्या किया, मेरे पास बहुत सारे वेरिएबल्स थे, तो मैंने अगर ये समझता हूं कि मैं इनको उनकी अपनी इंटीजर या रियल नंबर वैल्यूज पे सॉल्व कर सकता हूं, तो मैं उनको बगैर चेंज किए इस पर डाल दूंगा। और अगर मैं समझता ऐसा नहीं हो सकता, तो फिर मैं क्या करूंगा, ए को उसके बाइनरी में कन्वर्ट करूंगा, बी को उसके बाइनरी में कन्वर्ट करूंगा, सी को उसके बाइनरी में कन्वर्ट करूंगा, डी को उसके बाइनरी में कन्वर्ट करूंगा, और मैं या ई को उसके बाइनरी में कन्वर्ट करने के बाद, अब अगर फर्स्ट करें, कन्वर्जन होने के बाद 8-8 बिट की वैल्यूज बनती हैं, तो 8 बिट इसके, 8 बिट इसके, 8 बिट इसके हो जाएंगे, सी के 8 बिट्स डी के हो जाएंगे, और इसी तरीके से मेरे पास जो है वो जो 8 बिट्स हैं वो किसके लिए आ जाएंगे, ई के लिए भी आ जाएंगे। तो क्योंकि मेरे पास यहाँ पे टोटल कितने वेरिएबल्स हैं, 5 वेरिएबल्स हैं, और हर वेरिएबल को मैंने अगर ज्यूम किया है कि वो 5-5 बिट पे कन्वर्ट हो रहे हैं, फिर इस केस में मुझे कितने जीन्स चाहिए होंगे, 40 जीन्स चाहिए होंगे अपनी प्रॉब्लम को रिप्रेजेंट करने के लिए। विच मीन्स कि मेरे पास हर जीन के अंदर या मैं उसकी बाइनरी वैल्यू डाल सकता हूं, या मैं उसका उसका इंटीजर ले सकता हूं, या अगर वो रियल नंबर्स में है तो मैं उसको भी ले सकता हूं। तो इट कुड बी एनीथिंग। यकीनन अगर मैं इंटीजर और रियल नंबर्स लूंगा तो जितने वेरिएबल्स हैं उतने जीन्स रहेंगी। अगर मैं इसको बाइनरी में कन्वर्ट करूंगा तो सम ऑफ ऑल जो मेरे पास बनता है, इसके बाइनरी कोड का सीक्वेंस बनता है, जो कि इस एग्जांपल के मुताबिक 40 जीन्स हैं, तो फिर मेरी ये जो क्रोमोसोम है ये 40 जीन्स को बेस कर रहा होगा। इसी तरीके से अभी मैंने जैसे बात की है कि आप लोग मशीन लर्निंग प्रॉब्लम्स को भी क्या कर सकते हैं, इसी तरीके से ऑप्टिमाइज कर सकते हैं।
तो देखिए जैसे यहां मैं एग्जांपल दे रहा हूं क्योंकि अभी मेरी पिछली वीडियोस का सीक्वेंस चल रहा था वो न्यूरल नेटवर्क्स के ऊपर था, तो उसी की एग्जांपल ले लेते हैं कि लेट्स आपके पास ये एक न्यूरल नेटवर्क बना हुआ है और आपने इसको ऑप्टिमाइज करना चाहते हैं। अब देखिए इसमें क्या कुछ ऑप्टिमाइजेबल है, वेट्स हैं जिसको आप लोग पहले बैक प्रोपगेशन एल्गोरिथम W इज इक्वल टू W प्लस डेल्टा W से इवॉल्व करते से मॉडिफाई करते आए। तो क्या हो गया इसमें, आप इसके मैं यहां पर लिखता हूं आप लोगों के आसानी के लिए कि इसमें क्या कुछ ऑप्टिमाइज किया जा सकता है, वेट्स ऑप्टिमाइज किए जा सकते हैं। फिर इसके इनके हाइपर पैरामीटर्स थे जैसे अल्फा वगैरह था, तो आप इनके जो हाइपर पैरामीटर्स हैं उनको आप इवॉल्व कर सकते हैं। नंबर ऑफ न्यूरॉन्स कितने आएंगे, कितने हिडन लेयर्स होंगी, तो मैं इसको सिंपल लिख देता हूं कि इसका जो आर्किटेक्चर है आप उसको इवॉल्व कर सकते हैं एंड सो फोर्थ। ठीक है, और इन सबको भी आप कर सकते हैं। अब देखिए इसका मतलब ये है कि अगर मैं ये कहूं कि मेरे पास एक जो न्यूरल नेटवर्क है इट इज अ फंक्शन ऑफ वेट्स, it is a function of its hyperparameters and it's a function of its architecture, सिंपल। और मैंने इसको ऐसे ऑप्टिमाइज करना है कि मेरा जो एरर है वो एक खास रेंज में आ जाए। तो डोंट यू थिंक इट्स जस्ट लाइक अनदर ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम जो पीछे मैं बात करके आ रहा हूं। अब इस केस में मेरे जो जीनोटाइप बनेंगे वो क्या बनेंगे, मेरे जीनोटाइप्स के अंदर वेट्स। अब देखो अगर मैंने इस केस में अगर मैं ये कहता हूं कि मेरे पास एक न्यूरल नेटवर्क है जिसके अंदर लेट्स से 10,000 कनेक्शंस हैं या 10,000 साइनैप्स हैं, इसका मतलब ये कि 10,000 वेट्स हैं, तो मेरे पास कितने जीन्स आ जाएंगे, 10,000 जीन्स आ जाएंगे। इसी तरीके से नंबर ऑफ हाइपर पैरामीटर्स ही मेरे उतने क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। और इसी तरीके से तो इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे पास जो जीनोटाइप की डिस्क्रिप्शन है वो डिपेंड कर रही है किसके ऊपर, कि मैंने क्या कुछ ऑप्टिमाइज करना है। अच्छा, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड लेट मी स्केल दिस प्रॉब्लम इनटू अ स्मॉल प्रॉब्लम, कि मैं कहता हूं कि मैंने सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, वेट्स को इवॉल्व करना है बस। तो अगर मेरे पास 10,000 वेट्स हैं तो मेरे पास इसका मतलब यह है कि एक न्यूरल नेटवर्क है जिसमें मेरे पास वेट 1 है, वेट 2 से लेके वेट 10,000 तक के मेरे पास वेट्स हैं, विच मीन्स कि हर वेट को अगर मैं उसके रियल नंबर से वैल्यूज के साथ जीन के तौर पर रिप्रेजेंट करूं तो मुझे कितने जीन्स चाहिए होंगे, हिसाब से 10,000 जीन्स चाहिए होंगे। ईच जीन विल बी रिप्रेजेंटिंग अ वेट। तो देखिए किस तरीके से मैं अपने न्यूरल नेटवर्क को, तो ये एक छोटी सारी मैंने वीडियो डाउनलोड की है, लिंक क्रिएट किया है, किसी ने काम किया है इसके ऊपर। उन्होंने क्या किया है कि गाड़ी है, ये गाड़ी सीख रही है कि उसे कैसे ड्राइव होना है। अब इसके लिए जो न्यूरल नेटवर्क है एक जो एमएल का आदमी के न्यूरल नेटवर्क आप इस्तेमाल कर दें, तो प्रॉब्लम ये है कि उस न्यूरल नेटवर्क के हाइपर पैरामीटर्स क्या होंगे, उसके वेट्स क्या होंगे, उसका आर्किटेक्चर क्या होगा। ये चीज यहां पर वो इवॉल्व करवा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ अ न्यूरल नेटवर्क, विद द हेल्प ऑफ अ जेनेटिक एल्गोरिथम। देखिए जब मैं वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूं इवॉल्व का, तो अपने दिमाग के अंदर ये बात लें कि कोई पेरेंट है, उससे चाइल्ड आया, फिर चाइल्ड पेरेंट बना, फिर उससे चाइल्ड आया। इस केस में कुछ पेरेंट न्यूरल नेटवर्क्स थे, ठीक है, उनसे फिर कुछ चाइल्ड न्यूरल नेटवर्क्स बने, फिर वो पेरेंट बने और फिर उनसे क्या हुआ, फिर फर्दर चाइल्ड न्यूरल नेटवर्क्स बने। तो 3 जनरेशन आ गई, फिर एक और जनरेशन आई, फिर एक और जनरेशन आई। हर जनरेशन के अंदर न्यूरल नेटवर्क का आर्किटेक्चर, उसके हाइपर पैरामीटर्स की जो डिस्क्रिप्शंस हैं वो सब कुछ क्या होंगी, वो डिफरेंट होंगी, क्योंकि एवरी नेक्स्ट न्यूरल नेटवर्क इज अ बेटर देन द प्रीवियस न्यूरल नेटवर्क। अब यहां 2 काम हो रहे हैं। हर जनरेशन जो सी है वो नेटवर्क की वो आदमी नहीं बना रहे, मैं और आप नहीं बना रहे, वो कौन बना रहा है, वो एवोल्यूशन के जरिए बन रही है। फिर क्या हो रहा है, वो जो न्यूरल नेटवर्क है वो अपने आप को ट्रेन भी कर रहा है। जब फेल हो जाता है तो जितना वो सीखा होता है वो इंफॉर्मेशन जेनेटिकली कहां ट्रांसफर हो जाती है, नेक्स्ट चाइल्ड के अंदर। देखिए ऐसा समझे कि जब मेरे वालिदैन थे उनके जमाने में जब टीवी वगैरह नए आए तो, या मोबाइल फोन नए आए तो उन्होंने मैनुअल इस्तेमाल किया, ठीक है ना। हम लोग जब आए तो हमने मैनुअल से कम इस्तेमाल किया। अब मेरे बच्चे ने कभी मैनुअल को हाथ नहीं लगाया, वो मुझसे ज्यादा बताता है बाबा इसको ऐसे करना, उसको ऐसे करना। क्यों? क्योंकि देयर इज अ सर्टेन पीस ऑफ नॉलेज एंड एक्सपीरियंस जो कि जनरेशन आफ्टर जनरेशन क्या हो रहा है, आगे ट्रांसफर हो रहा है।
इसी तरीके से जो एक जनरेशन के न्यूरल नेटवर्क ने जो चीज लर्न की है, वो चीज जेनेटिक कोड के जरिए कहां पे हो रही है, आगे ट्रांसफर हो रही है। और देखेंगे, अभी आप वीडियो देखें, ये यूट्यूब के ऊपर डायरेक्ट मैं लिंक चलाया जा रहा हूं आपके लिए, ठीक है। तो आप इसको देखिए जी, ये जनरेशन 1 है इस वक्त, ठीक है। जनरेशन 1 में गाड़ी बिल्कुल नहीं चल पा रही, बड़ी मुश्किल से वो अपने आपको संभाल पा रहा है, ठीक है ना। अब जब 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 जनरेशन 2 आएगी, ठीक है ना, तो उसके बाद देखिएगा क्या होता है, कुछ बेहतर इंप्रूवमेंट आना शुरू होगी। अभी तक देखिए जनरेशन 1 चल रही है, ठीक है ना। और ये अपने जीनोम्स को उसके ऊपर मैप करता जा रहा है। जीनोम क्या, मैं भी थोड़ी बार एक्सप्लेन करता हूं। कुछ बेहतरी आना शुरू हो रही है 9th जीनोम तक जाके, 10वें जीनोम तक जाके कुछ बेहतरी आना शुरू, बट स्टिल अभी भी गाड़ी टकरे मार रही है। तो इसको लेके न्यूरल नेटवर्क्स इवॉल्व होते जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। ये अब सेकंड जनरेशन आई, ये देखिएगा। इस सेकंड जनरेशन के अंदर फिर हमारे पास क्या हुआ, एक सेकंड फैमिली, एक सेकंड सेट ऑफ पेयर्स हमारे सामने आए हैं, ठीक है ना, ऑफ दिस न्यूरल नेटवर्क, जो किसको ड्राइव करने में हेल्प आउट कर रहे हैं। अच्छा, जंप टू 7th जनरेशन। अब 7th जनरेशन में आने के बाद एक ऐसा नेटवर्क बन के आ गया है जो कि गाड़ी को थोड़ा बहुत संभालने के काबिल हो गया है। अच्छा, इसके बाद देखें, ये बड़ी बड़ी अच्छी वीडियो लगी जिसपे वो न्यूरल नेटवर्क्स को भी इवॉल्व कर रहे हैं और सेल्फ ड्राइविंग कार का भी आइडिया आ रहा है इसके अंदर। और 7th जनरेशन तक अभी भी बस ठीक है, गुजारा हो रहा है। अच्छा जी, 8th जनरेशन आ गई, और इसलिए मैं थोड़ा स्किप करता हूं, आप 14th जनरेशन पे देखिए क्या हुआ। विच मीन्स कि 14वीं नस्ल का जो न्यूरल नेटवर्क है, मैं ऐसे बात करूं समझाने के लिए आपको, नस्ल दर नस्ल चलती आ रही है। पहली नस्ल का जो न्यूरल नेटवर्क था, इट वाज बेयरली एबल टू ड्राइव। 7वीं वाला कुछ बेहतर हुआ, 14th वाला देखें कितना स्मूथ ड्राइव कर रहा है। अब इसके अंदर सिर्फ मशीन लर्निंग, आपने न्यूरल नेटवर्क को लर्न नहीं करवाया माय डियर, अब यहां पे आपने न्यूरल नेटवर्क को इवॉल्व भी कराया है। प्रोग्रामर को पता ही नहीं है कि उसकी टोपोलॉजी क्या बन के आई है, क्योंकि पूरा का पूरा जो नेटवर्क है वो ब्लैक बॉक्स में जनरेट हुआ है। तो इसी तरीके से हमारे पास एवोल्यूशन के अंदर हम लोग ना सिर्फ मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स, हम लोग मशीन लर्निंग को भी इवॉल्व कर सकते हैं। वी कैन, तो दीज आर, मेरा कहने का मकसद ये है कि आप सिर्फ हार्डवेयर, आप सोर्स कोड, आप लोग एमएल के मॉडल्स, मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स, आप दुनिया जहां की हर प्रॉब्लम जो सी है वो सॉल्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एवोल्यूशनरी कंप्यूटिंग। इवन के जो मैथमेटिक्स है, कैलकुलस है, ठीक है, उसके अंदर भी जो लिमिटेशंस हैं उनको हम लोगों ने एवोल्यूशनरी कंप्यूटिंग के जरिए सॉल्व किया है। उसको हम लोग कहते हैं एवोल्यूशनरी कैलकुलस। देखिए, बायोलॉजी के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको हम लोग कंप्यूटर साइंस में लेके आए, और वहां से हम जो एल्गोरिथम बनाए वो मैथमेटिक्स के प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। इसको हम समझते थे कि ये मैथमेटिक्स इज द मदर ऑफ ऑल साइंसेस। तो बट यहां पर गेम बिल्कुल डिफरेंट हो रही है। This is the point where you can actually realize the potential of artificial intelligence. It is not only about putting a model and asking that model to learn. Now it's beyond that thing. तो इसी तरीके से खैर ये स्कोप से बात चली जाएगी। एवोल्यूशनरी कंप्यूटिंग के बाद अब हम नेक्स्ट लेवल पे जा चुके हैं, जिसको हम लोग आर्टिफिशियल लाइफ कहते हैं, आर्टिफिशियल इम्यून सिस्टम्स कहते हैं। इस पर हम बात बाद में करेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए हम, तो आई होप कि आपको पहले कुछ आइडिया मिला है कि किस तरीके से हम लोग दुनिया जहां की हर किस्म की रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को, इफ वी आर एबल टू मैप दोस प्रॉब्लम्स इनटू जीन्स, इनटू क्रोमोसोम्स, तो फिर उस प्रॉब्लम को आप आंखें बंद करके क्या कर सकते हैं, जेनेटिक एल्गोरिथम्स के जरिए या एवोल्यूशन कंप्यूटिंग के जरिए सॉल्व कर सकते हैं। लेट्स मूव ऑन। अब इसको अंडरस्टैंड करते हैं कि इसकी वर्किंग होती कैसे है, कि हमारे पास जो जेनेटिक एल्गोरिथम्स हैं ये एक्चुअली काम किस तरह करते हैं। देखें, आप इसको ऐसा समझें कि आप लोग अगर कभी मैट्रिक में पढ़ा हो बायो के अंदर या किसी और कोर्स के अंदर एवोल्यूशन को, या अदरवाइज, तो हम कहते हैं पॉपुलेशन है, इकोसिस्टम है। देखिए, इकोसिस्टम क्या है, वो माहौल है जहां मैं रहता हूं। जैसे आप एक क्लास के अंदर, एक क्लास यूनिवर्सिटी में क्लासरूम है, उसका इकोसिस्टम क्या है, उसका इकोसिस्टम डिफाइन हुआ है कि उसमें एयर कंडीशनिंग कैसी है, उसके अंदर व्हाइट बोर्ड है या नहीं है, रिसोर्सेस, चेयर्स कितनी है, उसके मुताबिक हम डिफाइन करते हैं पॉपुलेशन साइज, कि भी इन रिसोर्सेज के साथ
यहां पर 50 लोग बैठ सकते हैं, मैक्सिमम 60 बैठ जाएंगे, 60 से ज्यादा बढ़ेंगे तो ये इकोसिस्टम कोलैप्स कर जाएगा। तो इकोसिस्टम क्या है? इकोसिस्टम बेसिकली डिफाइन होता है इस चीज के ऊपर कि उसके अंदर रिसोर्सेस कितने हैं जिसको पॉपुलेशन क्या करेगी, कंज्यूम करेगी। अब इस केस में कंप्यूटर्स के अंदर इकोसिस्टम क्या हुआ? कंप्यूटर्स के अंदर इकोसिस्टम है आपकी मेमोरी, आपकी कंप्यूटिंग पावर एंड सो एंड सो फोर्थ, ठीक है, आपके वो कंप्यूटिंग रिसोर्सेज आपका इकोसिस्टम बना रहे हैं। पॉपुलेशन यहां पर क्या है? पॉपुलेशन वो इंडिविजुअल्स हैं जिन्होंने प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। मिसाल के तौर पे हमारे इस केस में क्रोमोसोम्स होते हैं कि कितने क्रोमोसोम्स हम बना सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अच्छा, इसको समझने के लिए मैं यहां पे एक चीज आपको बताता हूं। जैसे हमने बात की है कि ये सारी की सारी जो प्रॉब्लम है वो ऑप्टिमाइजेशन वगैरह की प्रॉब्लम है। तो अगर मैं एक ऐसे मैप करता हूं कि ये मेरे पास एक फंक्शन है, इसको मैंने प्लॉट कर दिया और मैंने इसका ये ग्लोबल पॉइंट निकालना, ऑप्टिमम पॉइंट निकालना और निकालना, वो लेट्स से ये है, ठीक है ना। तो मैं अब क्या करूंगा, इस सरफेस के ऊपर मैं क्या कर सकता हूं कि आई कैन स्टार्ट रेंडमली और साइमल्टेनियसली फ्रॉम दिस पॉइंट, फ्रॉम दिस पॉइंट, फ्रॉम दिस पॉइंट। अब यहां पे मैंने 3 लोगों को कहा कि यार तुमने इस सरफेस पे चलना शुरू कर दो, जहां पे मैक्सिमम वैल्यू मिले मुझे आवाज दे देना। तो ये साहब यहां पे शुरू हो गए चलना, ये साहब जो से थे ये इस तरफ चलना शुरू हो गए, ये साहब इस तरफ चलना शुरू हो गए, ठीक है, मिसाल के तौर पे। तो इसका मतलब ये है कि ये 3 जो इंडिविजुअल्स हैं ये साइमल्टेनियसली इस प्रॉब्लम को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे टू फाइंड द ग्लोबल मैक्सिमा। अब ये क्योंकि हमें तो नजर आ रहा है कि ये वाला जो साइड पहले पहुंच जाएगा, बाकी 2 नहीं पहुंचेंगे, मगर इस केस में मैं क्या कहूंगा कि मेरे यहाँ पे जो पॉपुलेशन साइज है वो कितने इंडिविजुअल्स का है, 3 का है। लेट्स से इस पॉइंट के ऊपर मेरी जो वैल्यू बनती थी, मैं सिर्फ एग्जांपल लिख रहा हूं, वो 6 बनती है। इस पॉइंट के ऊपर जो मेरी वैल्यू है वो लेट्स से क्या बन जाती है, 7 बन जाती है। इस पॉइंट के ऊपर जो मेरी वैल्यू है वो फॉर एग्जांपल लेट्स से 8 बन जाती है या 9 बन जाती है, जो भी बन जाती है। तो इसका मतलब यह है कि मेरे जो पॉपुलेशन है उसमें मेरे पास कितने क्रोमोसोम्स आ गए, 3 क्रोमोसोम्स आ गए। एक क्रोमोसोम किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 6 को, दूसरा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 7 को, तीसरा जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 8 को। इसका मतलब यह है कि मैं अगर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स यहां इंक्रीज कर दूं, पॉपुलेशन साइज इंक्रीज कर दूं, तो जो लाइक्लीहुड है कि मुझे मेरा सोल्यूशन मिल जाएगा उसके चांसेस क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। जितने मैं क्रोमोसोम यहां पे इंक्रीज करूंगा मेरी जो कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी और जिसकी वजह से क्या होगा, मेरे कंप्यूटिंग रिसोर्सेस थोड़े पड़ जाएंगे। तो ये बड़ा सोच समझ के हमें बैलेंस करना होता है। तो अब आइडिया ये होता है कि जैसे भी मैंने आपको मिसाल दी कि मेरे पास इसके अंदर कुछ हमने जो पॉपुलेशन ले ली, तो ये जो एक अरे आप देख रहे हैं, ये जो एक क्रोमोसोम देख रहे हैं, ये फर्स्ट इंडिविजुअल है, ठीक है। हो सकता है फर्स्ट जो इंडिविजुअल है मेरा, ये लेट्स से किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 6 को रिप्रेजेंट कर रहा है। दूसरा जो इंडिविजुअल है मेरा वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 7 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तीसरा जो इंडिविजुअल है लेट्स से वो मेरा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, लेट्स से 8 को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, 6 का मतलब ये हो गया मेरे पास, क्योंकि 1 2 4 तो 6 हो गया। और मेरे पास अगर 7 है तो इसका मतलब क्या हो गया, मेरे पास ये हो जाएगा। और अगर 8 है तो इसका मतलब क्या हो गया, मेरे पास ये वाला काम हो जाएगा। तो ये मेरे पास इस तरीके से मैं अगर बाइनरी फॉर्म में लिख दूं, जैसे भी आपको मैं पीछे बता के आ रहा हूं, आप बाइनरी में भी कर सकते हैं, रियल में भी कर सकते हैं, जिसका मर्जी कर लें। मैं क्योंकि यहां पे मैं सिंपल एक वैल्यू ले रहा हूं तो समझाने के लिए मैंने उसको बाइनरी में कन्वर्ट कर लिया। तो मेरे पास क्या हो गया, इसी तरीके से मेरे पास बाकियों के भी क्या है, वैल्यूज आ सकती हैं। तो ये मेरे पास पॉपुलेशन क्या है, पॉपुलेशन इज द सेट ऑफ माई पोटेंशियल पेरेंट्स। इनमें से कोई ना कोई एक मेरा सोल्यूशन हो सकता है, या कोई एक ऐसा इंडिविजुअल हो सकता है जिसकी जो अगली नस्ल है, अगली जनरेशन है, शायद वो मेरा क्या बन जाए, सोल्यूशन बन जाए। अब होता यह है इसके अंदर कि इसको मैं थोड़ा सा बैक दोबारा से आता हूं ताकि इसको हम आपको समझा सकूं। स्टार्ट करके इसको मैं दोबारा से यहीं से स्टार्ट कर लेता हूं ताकि अच्छा, अब क्या होगा कि हमारे पास ये पॉपुलेशन आ गई ऑफ द पोटेंशियल पेरेंट्स। अब हम क्या करें, पहला स्टेप क्या होता है वर्किंग के अंदर, हमने पॉपुलेशन ले ली जैसे भी आपको मैंने समझाया।
अब क्या होता है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। हम देखेंगे कि इसमें से कौन सा पेरेंट है जो कि हमारी प्रॉब्लम के क्या है ज्यादा बेहतर है। इसके लिए जो भी हम प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं उसके मुताबिक हम एक फिटनेस इवैल्यूएशन फंक्शन बनाते हैं। ये जो फिटनेस इवैल्यूएशन फंक्शन है, ये आपकी प्रॉब्लम को क्या कर रहा होता है, देखता है, एनालाइज करता है कि कौन सा क्रोमोसोम जो सा है वो सिचुएशन के ज्यादा करीब है। जैसे भी आपको पहले मैंने मिसाल दी थी कि गाड़ी की एक्सेलरेशन है, गाड़ी की एक्सेलरेशन जो सी है वो 5 है, 6 है, 10 है, यानी 5 है, 6 है, 10 है, 8 है, 11 है, 1 है, 2 है, जो भी है, इसमें से कौन सी ऐसी सेट ऑफ कौन सी ऐसी वैल्यू है एक्सेलरेशन की जिससे मेरी गाड़ी ओवरटेक कर सकती है। इसको देखने के लिए मेरा एक फिटनेस फंक्शन होगा। या जैसे मैंने अभी आपको दिखाया था कि मेरे पास वेरिएबल ए बी सी डी ई एफ था और मैंने उसकी वैल्यू को 129 के बराबर करना है, तो मैं देखूंगा कि मेरे पास इसमें से कौन सा क्रोमोसोम है जो कि 129 के करीब जा सकता है। लेकिन उसमें क्या होगा, जैसे मैंने आपको अभी थोड़ी पहले एक्सप्लेन किया कि वेरिएबल ए बी सी डी ई एफ, सॉरी इसमें 5 वेरिएबल्स थे, तो मेरे पास उसमें जो वेरिएबल्स हैं ये वाले ए बी सी डी ई की डिफरेंट वैल्यूज होंगी। हो सकता है यहाँ वैल्यू 5 पड़ी हुई है, यहाँ 10 पड़ी हुई, यहाँ पे 8 पड़ी, यहाँ पे 16 है, यहाँ पे 100 है, इसी तरीके से यहाँ पे 15 है, यहाँ पे 19 है, यहाँ 8 है, या -2 है, कुछ भी हो सकता है एंड सो ऑन। तो अब देखना है कि इसमें कौन सा ऐसे सॉरी सेट ऑफ वैल्यूज है ए बी सी डी के, जब मैं उसको पुट करूंगा अपने उस इक्वेशन के अंदर तो मुझे उसका आंसर क्या हो जाए, 129 के करीब करीब आ जाए। तो ये करने के लिए मेरा क्या होगा, फिटनेस फंक्शन चलेगा। फिटनेस फंक्शन क्या करेगा, वो जाएगा बारी बारी और हर क्रोमोसोम को एनालाइज करेगा और देखेगा भी क्या ये क्रोमोसोम फिट है या नहीं, विच मीन्स किसमें से ऐसे कौन सा क्रोमोसोम है जिसकी वैल्यू मेरे पास 129 के करीब करीब है, क्या ऐसा कौन सा क्रोमोसोम है जिसको यूज करने से, ये क्रोमोसोम जिनको यूज करने से गाड़ी ओवरटेक हो सकती है या न्यूरल नेटवर्क ऑप्टिमाइज हो सकता है। तो वंस इट हैज स्कैन्ड एवरीथिंग, तो जो उसने फिटेस्ट निकाले हैं उनको वो मार्क कर देगा। उसके लिए पहला फिटेस्ट ये आ गया, लेट से ये रेड वाला आ गया, दूसरा जो फिटेस्ट है वो लेट से ये ब्लू वाला आ गया, इसे इसको भी मार्क कर दिया, और मार्क करने के बाद इन दोनों को वो पेरेंट्स को, इन दोनों का वो पेयर बनाएगा और पेयर बना के इनको सेपरेट कर देगा। इसका मतलब ये हुआ, देखो भी मैंने क्या बात की थी, हर आने वाली जनरेशन पहले से बेहतर होती है। तो यहां पे आइडिया भी यही है कि पेरेंट्स की सिलेक्शन, पेरेंट्स के लिए पेयर होंगे, जो उनका कपल बनेगा, पेयर बनेगा, वो फिटेस्ट का बनेगा। फिटेस्ट पेरेंट्स विल मेट विद ईच अदर टू रिप्रोड्यूस देयर ऑफस्प्रिंग्स। आइडिया ये है, ठीक होगी बात। तो यहां पे हमें ये दो लगे बेस्ट, तो इन दोनों को उठा के हम ऊपर ले आए। अब ये जो बेस्ट की सिलेक्शन थी किसने की थी, फिटनेस फंक्शन ने की थी। अच्छा, इसके बाद लेट्स अज्यूम दिस थिंग, उसके बाद जो नेक्स्ट फिटेस्ट आया वो ये वाला आ गया और ये वाला आ गया, तो क्या हुआ, इन दोनों का पेयर बन जाएगा। फिर क्या हुआ, लेट्स से उसके बाद लेट्स फिटेस्ट था वो ये वाला आ गया, इसका पेयर बन जाएगा एंड सो ऑन। तो इसी तरीके से हम क्या कर रहे हैं, फिटेस्ट पेयर से कपल बनाते जा रहे हैं। जब फिटेस्ट पेयर के कपल बन जाते हैं, जैसे अभी समझाने के लिए मैंने ये रेड वाला और पिंक वाला ले लिया, तो इसके ऊपर हम फिर अप्लाई करते हैं मेटिंग। अभी ये मेट करेंगे, जो कि बेसिकली जेनेटिकली स्पीकिंग वो क्या है, वो जेनेटिक ऑपरेशन है। जेनेटिक ऑपरेशन दो तरह के होते हैं। अब ये वो क्या होते हैं, ये जेनेटिक ऑपरेशन अप्लाई होगा तो पहला जो ऑपरेशन उसको हम कहते हैं क्रॉस ओवर, विच मीन्स कि देखो जैसे आपने देखा होगा जी कि हम कहते हैं यार कि जो जब एक बच्चा हम देखते हैं किस पे गया है, अच्छा ये इसके नाक है वो वालिद साहब के ऊपर है, इसका जो आंखें हैं वो माँ के ऊपर है मिसाल के तौर पर, या दादी के ऊपर है या नानी के ऊपर है। तो वो क्या है, वो ट्रेड्स हैं जो कि इनहेरिट होके आ रहे हैं फ्रॉम फोर फादर्स, फोर पेरेंट्स एंड सो एंड सो फोर्थ। क्यों, और फिर ट्रेड्स मिक्स हो रहे होते हैं नलियाल के, ददियाल के एंड सो एंड सो फोर्थ। ये भी काम यहाँ पे वही होने वाला है कि दो आपने पेयर्स लिए हैं क्रोमोसोम्स के, रेड और ग्रीन, ये दो पेरेंट्स हैं, ठीक है जी। तो आपके पास ये जो क्रोमोसोम्स आ गए, ये आपके पास एक पेरेंट क्रोमोसोम ये आ गया, दूसरा पेरेंट क्रोमोसोम आपके पास ये वाला आ गया। अब क्या होगा, वो जो फिटनेस वाला फंक्शन था उसने जब स्कैन किया तो करने के बाद उसने उसका तरीके वहां पे ऐसे इसमें हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं, या हमें रैंडमली क्या कर लिया, सिलेक्ट कर लिया कि यार कि ये जो दूसरी दो जीन्स है ना, इनको अगली नस्ल में जाना चाहिए, नेक्स्ट जनरेशन में जाना चाहिए।
अब क्या करेंगे? अब बेसिकली ये सब के सब आपको जैसे मैंने बताया है कि ये चीजें क्या है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, ये किसी फंक्शन के वेरिएबल्स भी हो सकते हैं विद डिफरेंट वैल्यूज। ये बेसिकली क्या है, डिफरेंट फंक्शन के ये वैल्यूज में सकते हैं। जैसे मैंने ये कहा कि ये 5 है, ये 6 है, ये 17 है, ये 18 है, ये 100 है, ये 19 है, ये 20 है, ये -3 है फॉर एग्जाम्पल, ये 24 है, ये 100 है, ये 2 है। मैंने रैंडमली वैल्यूज लिखती है, ये 8 हो गया, ठीक है। ये भी हो सकता है कि आप यहाँ पे उनकी कोई बाइनरी वैल्यूज दी हुई है, तो कुछ भी हो सकता है। अब हमने देखा यार कि ये दो जो सी हमने रैंडमली चूज कर ली, अब क्रॉस ओवर हो, क्रॉस ओवर में क्या होता है कि हम स्विचिंग कर देते हैं। वो ब्लू वाला जीन कहां पे आ गया, रेड वाले में फिक्स हो गया, और रेड वाला कहां चला गया, ऊपर चला गया, स्वैप हो गया। इसका मतलब हुआ कि स्वैप होने के बाद जैसे पहले या 18 था, ये अब क्या बन जाएगा 100, क्योंकि वो वहां चला गया, और ये 100 क्या बन जाएगा 18। अब खुद देखें आप 2 मिनट के लिए, जब मैं इन वैल्यूज को डालूंगा अपनी इस इक्वेशन के अंदर, तो वैल्यूज से बदल जाएंगी ना। जब इसको डालूंगा तो वैल्यू बदल जाएंगी। इसका मतलब क्या है कि हमने देखा है कि दो बेस्ट पेरेंट थे जो कि क्या थे, 129 के करीब करीब थे, जो आप करीब करीब थे, ये ऑप्टिमम होने वाले थे। तो अब क्या करो, इनका कोई मिलाप, कोई मिक्सिंग कर दो, तो हो सकता है आने वाली जो जनरेशन हो वो ज्यादा क्या हो जाए, आपके पेरेंट्स के मुकाबले में करीब चली जाए। मगर इट्स ऑल कंप्यूटेशन, इट्स नॉट गारंटी। बाज़ जो नेक्स्ट जनरेशन वाला जो ऑफस्प्रिंग बन के आएंगे, जो न्यू क्रोमोसोम बन के आएंगे, वो वर्स भी हो सकते हैं, ठीक है ना, ये भी हो सकता है। मगर हाइपोथेसिस ये है, जो मेन स्कूल ऑफ थॉट है या आइडियोलॉजी है बिहाइंड द एवोल्यूशन इज दिस, दैट एवरी जनरेशन इज द फिटेस्ट वन, एज इज मोर फिट देन द प्रीवियस वन, क्योंकि वो अपने पेरेंट्स के बेस्ट ट्रेट्स लेके आगे जा रहे हैं। अच्छा, ये भी हो सकता है कि हमारे पास ये जो क्रोमोसोम्स आ रहे हैं, इनमें खाली एक जीन स्वैप ना हो, मल्टीपल जीन स्वैप हो। जैसे यहां पे मैंने 1 2 3 और यहां से ये 3 हमने सेलेक्ट कर लिया रैंडमली मिसाल के तौर पे, और मैंने ये तीनों को यहां पे क्या कर दिया, स्वैप करवा दिया। अब यकीनन अब चेंज हो सकता है कि पहले के मुकाबले में बहुत बड़ा हो जाए, बहुत छोटा हो जाए, बट ये भी हो सकता है कि हम लोग मल्टीपल जीन्स को भी आपस में क्या कर सकते हैं, क्रॉस ओवर कर सकते हैं। तो ये क्या हुआ, ये जेनेटिक ऑपरेटर में हमने क्या किया, क्रॉस ओवर किया। इसका मतलब ये है कि ये हो सकता है कि जो आने वाली, जैसे हमारे हम ह्यूमंस में कहते हैं कि जी के वो जो आंखें हैं वो वालदा की हैं, नाक जो है वो वालिद साहब का है, कान जो है वो दादा के हैं, दादी के, नाना नानी के, वटेवर। तो ये क्या हो रहा है, क्रॉस ओवर की वजह से हो रहा है। तो क्या हुआ, क्रॉस ओवर की वजह से जो जेनेटिक ट्रेड्स हैं वो क्या हो गए, स्वैप हो गए। अब ये हमारे पास न्यू जनरेशन आ गई। तो इस न्यू जनरेशन के अंदर दो सिबलिंग्स हैं। एक सिबलिंग जो उनसा है उसके अंदर बेसिकली मैं ऐसे कहता हूं, ये ब्लू ब्लू रेड 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 ब्लू वाला जीन है, और दूसरा सिबलिंग क्या है, रेड रेड, ये पिंक पिंक ब्लू 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 और पिंक है, इनकी जो भी वैल्यूज हैं। तो ये हमारे पास क्या हो गया, दो ऑप्शन बन के आ गए, ठीक है। अब इसी तरीके से जो दूसरा ऑपरेटर है जो हम आमतौर पर इस्तेमाल करते हैं, दैट इज अ म्यूटेशन। म्यूटेशन में क्या होता है, हम क्या करते हैं, हम सिंगल एक क्रोमोसोम लेते हैं, हम पेयर नहीं लेते। और इस सिंगल क्रोमोसोम के अंदर क्या होता है, कोई एक बिट हम लेते हैं और उसकी वैल्यू चेंज कर देते हैं। जैसे अभी इस केस में हमने देखा है कि, जैसे मैं दोबारा दिखाता हूं आपको, कि हमने क्या किया, हमने बिट लिया, रैंडमली सेट के उसको फ्लिप कर दिया। अगर यहां पहले 1 था तो अब 0 आ गया, अगर पहले 0 था तो अब 1 आ गया। या अगर कोई इंटीजर वैल्यू थी तो उसमें आपने देखा कि आपको कितना परसेंट उसमें चेंज लेके आना है। तो म्यूटेशन, जैसे आप मूवीज में देखते हैं कि म्यूटेंट्स हैं, म्यूटेशंस हैं, तो वो म्यूटेशंस का मतलब ये नहीं है कोई साई-फाई वाली बात हो रही है, मैं और आप ही म्यूटेट हो रहे, देखो यार मेरे बाल अब वक्त के साथ सफेद होना शुरू हो जाएंगे, तो आई एम म्यूटेंट, मेरे म्यूटेशन हो रही है, आपके इधर भी म्यूटेशन हो रही है, आप वक्त के साथ बढ़ते जा रहे हैं, आपकी बॉडी में चेंजेस आती जा रही हैं, तो ये म्यूटेशन है। इसी तरीके से म्यूटेशन जो सी है वो नेचुरल भी हो सकती है और आर्टिफिशियल भी हो सकती है। तो म्यूटेशन क्या चीज है कि जब भी किसी एक जीन की वैल्यू चेंज हो जाती है, उसको हम क्या कहते हैं, म्यूटेशन कहते हैं। तो हमने क्या देखा कि वी हैव टू ऑपरेटर्स, जेनेटिक ऑपरेटर्स, एक क्रॉसओवर है और एक म्यूटेशन है। दोनों का मकसद क्या था कि जो एक्चुअल आपके पास सोल्यूशन वाले क्रोमोसोम्स थे, उनके अंदर आपने कुछ चेंजेस लेके आए विद द हेल्प ऑफ क्रॉसओवर और विद द हेल्प ऑफ म्यूटेशन। और फिर इसका मतलब क्या हुआ, अब इसे एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग
अगर 29 लिखा हुआ था यहाँ पर और मैंने बाइनरी बनाया कॉम्बिनेशन, तो इस 29 में मेरे पास जो इसकी बाइनरी बनता है वो ये बनता है 101110 बनता है। ठीक है जी। दूसरा मैंने एक और क्रोमोसोम लिया और इसकी वैल्यू है वो लेट्स से 55 है, और 55 का जो बाइनरी बना वो मेरे पास ये बना। अब मैंने क्या किया, रेंडमली मैंने चूज किया कि ये 3 बिट्स हैं, इनको मैंने क्रॉस ओवर करना है। अब यहाँ पे आप देखिएगा कि वैल्यूज में कैसे चेंज आता है। वैसे इसको मैंने क्रॉस ओवर किया, ये वाला वैल्यू यहाँ पे आ गई और ये वाली वैल्यू कहाँ चलेगी, ऊपर चलेगी। ऊपर जाते जाते साथ ही क्या हो गया कि ये वाली जो पहले हमारे पास वैल्यू थी 23 हो गई है, और ये पहले हमारे पास 50 कुछ थी, ये क्या बन गई हमारे पास 61 बन गई है। तो ये जो दो वैल्यूज थी वो चेंज हो गई ड्यू टू दिस क्रॉस ओवर। इसी तरीके से हम लोग म्यूटेशन भी कर सकते हैं। म्यूटेशन में अगर लेट्स से मेरे पास एक वैल्यू थी 41 थी जिसका बाइनरी ये बनता है, और मैंने रैंडमली एक बिट को लिया, फ्लिप करवाया और वो 1 हो गया, तो 41 किस में कन्वर्ट हो गया, 45 में कन्वर्ट हो गया। तो ये हमारे पास क्या है, म्यूटेशन है। तो आई होप के आपको समझ आ रहा होगा कि हमारे पास आइडिया है वो बेसिकली क्या है जेनेटिक्स के अंदर, कि हम लोग शुरू में लेते हैं एक ओरिजिनल पॉपुलेशन लेते हैं, ठीक है, इसके ऊपर एक फिटनेस फंक्शन अप्लाई करते हैं। फिटनेस फंक्शन जो सा है वो क्या करता है, वो बेस्ट क्रोमोसोम्स निकालता है, उनके पेयर बनाता है, और फिर पेयर बनाने के बाद उन पेयर्स के ऊपर वो अप्लाई करता है जेनेटिक ऑपरेशंस, जिसमें म्यूटेशन, जिसमें क्रॉसओवर है, म्यूटेशन है, और उसके रिजल्ट में हमारे पास एक नया सेट ऑफ पॉपुलेशन बन के आ सकता है। जैसे आप यहां देखें तो यहां पे आपको मैं समझाता हूं कि मैंने क्या किया है। मैंने ये किया है, आपको डिफरेंट दिखाई है वेरिएशंस। मिसाल के तौर पर ये देखें, अच्छा मैं आपको ये एक्सप्लेन करता हूँ ये हुआ क्या। मिसाल के तौर पर हमने अगर जो पेयर बनाए हैं वो लेट्स से पेयर पहला बनाया, इसका पहले 2 का पेयर बनाया, और हमने देखो क्या किया, हमने बेसिकली ऊपर वाला हमारे पास ग्रीन वाला एरिया है और नीचे वाला हमारे पास येलो वाला है, ठीक है जी। तो हमने ये किया कि इस न्यू पॉपुलेशन के अंदर हमने इन दो को, इस वाले एरिया को क्या करवा दिया है, स्वैप करवा दिया। तो ये हुआ कि ये वाले दो दो जो येलो वाली वैल्यूज थी ऊपर चली गई, और ये वाली यहाँ पे ग्रीन थी वो नीचे आ गई, ठीक है। और फिर हमने साथ ही साथ ये किया कि क्रॉसओवर भी किया, और देखो ये आखिरी वैल्यू को मैंने क्या कर दिया, यहाँ ब्लैक कर दी, जो कि मैं एक किस्म का शो कर रहा हूँ यहाँ पे क्या हो गया, म्यूटेशन हो गई है। तो ये भी हो सकता है कि जो न्यू ऑप्शन बन के आए वो क्या हो, वो क्रॉसओवर भी हो रहा हो और उसमें कोई एक जीन म्यूटेट भी हो रही हो, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से ये भी हो सकता है कि हमारे पास जो पेयर है, जैसे यहां देखें, यहाँ पेयर था हमारे पास ब्लू वाला और पिंक वाला पेयर था। तो ब्लू वाला और पिंक वाला पेयर से भी आप पीछे में एग्जांपल दिखाई, वही काम हुआ कि ये 3 बिट्स और ये वाले 3 बिट्स, ये जीन्स हमने स्वैप करवा दिए। ये भी हो सकता है कि खाली जैसे यहां देखिए इस क्रोमोसोम के अंदर हमने कोई स्वैपिंग नहीं करवाई है, इस क्रोमोसोम में खाली मैंने क्या करवा दिया, म्यूटेट करवा दिया, बस ये इस वाली बिट को लिया और हमने म्यूटेट कर दिया, ठीक है। ये भी अब तीसरी एग्जांपल में देखें कि मेरे पास ये वाला ब्लू है और ये वाला ग्रीन है, इसके अंदर मैंने क्या किया कि हम लोगों ने इन दो जो वैल्यूज को क्या करवा दिया, स्वैप करवा दिया। तो यहां पर ग्रीन ऊपर चला गया, ब्लू नीचे आ गया, और साथ साथ हमने क्या कर दिया, ये देखिए ये न्यू आया, और साथ साथ हमने ये कर दिया कि हमने इसको जो जो क्रॉसओवर होके आया था हमारे पास बिट, उसको हमने साथ में हमने म्यूटेट भी कर दिया। तो वी कैन हैव सो मेनी वेरिएशंस। अब देखें इन तमाम चीजों के बाद ये वाले जो न्यू क्रोमोसोम्स आ रहे हैं, ये वो क्रोमोसोम्स नहीं रहे जो कि ओरिजिनल थे। नाउ दिस इज अ न्यू पॉपुलेशन। इसके बाद क्या होता है कि ये न्यू पॉपुलेशन जाएगी, अब फिर इसके ऊपर क्या अप्लाई होगा, फिटनेस फंक्शन अप्लाई होगा। इसमें से इस न्यू पॉपुलेशन के अंदर जो फिटेस्ट होंगे, फिर हम क्या करेंगे, जेनेटिक ऑपरेटर अप्लाई कर देंगे, और फिर वहां से एक न्यू पॉपुलेशन आएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं यहां पे अपने एल्गोरिथम के स्टेप्स लिखूं तो स्टेप्स बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड बनते हैं। हमने क्या किया, इनिशियलाइज किया पॉपुलेशन को। 2 तरीके हैं इनिशियलाइज करने के, या तो हम उनको रेंडमली इनिशियलाइज करते हैं, या हम लोग उनको किसी हिस्ट्रिक वैल्यू के जरिए करते हैं, इनिशियलाइज करते हैं। मैं एक्सप्लेन करता हूं कि ये हिस्ट्रिक से मुराद क्या है। अच्छा, दूसरा स्टेप क्या होता है कि हम क्या निकालते हैं, फिटनेस निकालते हैं। फिटनेस निकालने के बाद फिर हम क्या करते हैं, स्टेप नंबर 3 के अंदर हम लोग जो फिटेस्ट होते हैं उनके ऊपर हम लोग जेनेटिक ऑपरेटर अप्लाई कर देते हैं। तो फिर इसके रिजल्ट में हमारे पास क्या आती है, न्यू पॉपुलेशन आती है, और जो न्यू पॉपुलेशन आई उसको हम वापस कहाँ ले जाते हैं, फिटनेस के ऊपर। कब तक, जब तक हमें फिटेस्ट
वैल्यू ना मिल जाए, अपने फिटेस्ट वैल्यू ना मिल जाए, जो कि हमारी क्या है, प्रॉब्लम के मुताबिक क्या है, बेस्ट है। तो ये पॉसिबल चलता रहेगा। अब जो मैंने बात की है, ह्यूरिस्टिक की बात की है, इससे मुराद क्या है? ह्यूरिस्टिक से मुराद यहां पर यह है कि बाज़ ये होता है कि प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम हमें पता होता है कि हमारी वैल्यूज की जो रेंज होनी चाहिए वो इतनी होनी चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं कि प्रॉब्लम के मुताबिक, बजाय कि हम बहुत ही ऑफ वैल्यू जनरेट करवा दें, हम अपनी प्रॉब्लम के मुताबिक एक खास रेंज में रहते हुए भी वैल्यू जनरेट करवा सकते हैं। तो इसको हम कहते हैं कि आपने ह्यूरिस्टिक के लिए वैल्यू जनरेट करवाई है। मगर बाज़ ये हमने देखा है कि जो ह्यूरिस्टिक वैल्यू जनरेट करवाने से बाज़ ये होता है कि आपका जो होता है ना, जो वेरिएशन आती है, जो या जो डाइवर्सिटी आती है न्यू पॉपुलेशन के अंदर, वो कम हो जाती है, क्योंकि रेंज थोड़ी हो जाती है। तो अगर आपको रेंज बढ़ानी है आपकी नेक्स्ट जनरेशन के अंदर, तो उसके लिए फिर जो तरीकेकार होता है वो ये होता है कि आप रेंडमली कर लें। मगर अगर आप समझते हैं कि आपके केस में जो क्लोज रेंज वैल्यूज हैं वो वर्केबल हो सकती हैं, तो फिर इसका मतलब ये है कि फिर उस केस में आप हिस्ट्रिक अप्रोच इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारी कुछ वर्किंग थी एल्गोरिथम में। देखें, एल्गोरिथम में कुछ भी नहीं है। एल्गोरिथम में है क्या? रेंडमली पॉपुलेशन जनरेट करवा दी, फिटनेस कंप्यूट कर ली। अब फिटनेस कैसे कंप्यूट होगी, ये प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम वेरी कर रहा है। अगर आप नेटवर्क इवॉल्व कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप नेटवर्क की लर्निंग करवाएंगे। अगर आप वो मैथमेटिकल इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं तो आप वो सॉल्व करेंगे ए बी सी डी वैल्यू पुट करने के बाद। ठीक है, एंड सो ऑन। फिर आप क्या करेंगे, जेनेटिक ऑपरेटर अप्लाई करके न्यू पॉपुलेशन जनरेट कर देंगे विद द हेल्प ऑफ क्रॉस ओवर एंड म्यूटेशन। और फिर न्यू पॉपुलेशन लेंगे, फिर क्या चले जाएंगे फिटनेस के ऊपर। कब तक करते रहेंगे? जब तक आपके पास एक ऐसी पॉपुलेशन नहीं आ जाती जिसके अंदर आपका जो फिटेस्ट क्रोमोसोम है वो आपका क्या ना बन जाए, सोल्यूशन ना बन जाए। ठीक है, इस तरीके से आपका जो जेनेटिक एल्गोरिथम है वो ऑलमोस्ट सारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो आपके लिए सॉल्व कर सकता है। आई होप कि आपको जो फंक्शनिंग है वो समझ आई होगी जेनेटिक एल्गोरिथम की। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम लोग एक छोटी एग्जांपल लेंगे, क्लासरूम एग्जांपल लेंगे, और देखेंगे जी कि यही जो स्टेप्स हैं वो उसके ऊपर किस तरीके से सॉल्व अप्लाई किए जा सकते हैं।